Hello friends, I am Avinash Podar. I am recording this video for the purpose of discussion of a very important and a recent issue which is being faced by many of the taxpayers. और वो इशू कुछ ऐसा है फ्रेंड्स कि आजकल डिपार्टमेंट आपके बैंक अकाउंट फ्रीज कर रही है, आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फ्रीज कर रही है, DRC 01A आपको इशू किया जा रहा है और उसमें एलिगेशन ये है कि आपने जिससे परचेजेस दिखाई हैं उस व्यक्ति ने टैक्स नहीं भरा एंड उसकी वजह से आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है एंड देयरफॉर आप वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करिए या उसको पे करिए, अलॉन्ग विद उस DRC 01A में लिख के देते हैं 24% इंटरेस्ट से पे करिए और 15% पेनल्टी, यानी 74 सबसेक्शन 5 के अंदर ये DRC 01A ये लोग इशू कर रहे हैं। नाउ फ्रेंड्स, इसी इशू पे हम देखेंगे पहले फॉर्मेटिव टैक्स फैब का एक जजमेंट था ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट का, उसके बाद अंजनी इम्पैक्ट्स का एक जजमेंट आया जहां दोनों ही मैटर्स में, दोनों ही सिचुएशन में ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने फर्स्ट सिचुएशन में फॉर्मेटिव टैक्स फैब में उन्होंने DRC 01A को क्वैश किया, सेट असाइड किया, और दूसरी सिचुएशन में बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टीज जो सेक्शन 83 के अंदर प्रोविजनली अटैच थी उनको वो अलाउ कर दिया। लेकिन प्राइमरी इशू जो है फ्रेंड्स वो है कि अगर मेरा सप्लायर पे नहीं कर रहा तो क्या मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स होगा या मेरी लायबिलिटी आएगी। तो इसमें आज जो मैं एक इशू कवर करना चाहता हूं वो इशू ये है कि मैंने किसी से 2 साल पहले कोई गुड्स खरीदे थे या कोई सर्विसेज ली थी, 2 साल के बाद डिपार्टमेंट ने कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन किया या कोई लेटर भेजा या फिजिकली विजिट किया मेरे सप्लायर के जगह पे और मेरा सप्लायर वहां नहीं मिला। नाउ द एलिगेशन ऑफ द डिपार्टमेंट इज कि आपके सप्लायर ने कभी बिजनेस ही नहीं किया, वो तो उस जगह पे मिला ही नहीं जिस जगह पे उसने एड्रेस लिया था। नाउ फ्रेंड्स, यहां एक सिचुएशन ये अराइज होती है, देखिए इंटेंशनल और इंटेंशनल फ्रॉड्स जहां पे है या जहां पे जानबूझ के लोगों ने किया है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है, बट एट द सेम टाइम देयर आर वेरियस जेन्युइन सप्लायर्स ऑल्सो जिन्होंने जेन्युइनली सप्लाई किया है, बट बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस either they have closed down their business and surrendered the registration. So आज मैं वही इशू कवर करने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां पे आपके सप्लायर ने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा लिया है, सरेंडर कर दिया है, उस केस में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद आप कैसे आके बोल सकते हैं कि आपके सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया और आपको ये GST को रिवर्सल करना है। फ्रेंड्स, पिछले 2-2.5 महीनों में मैंने इतने सारे केसेस देखे हैं जहां पे डिपार्टमेंट के पास कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन या एविडेंसेस नहीं है, मियरली ऑन द एलिगेशन कि आपके सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया, वो आपकी क्रेडिट को ब्लॉक कर रहे हैं, आपको पेमेंट करने के लिए बोल रहे हैं और 24% इंटरेस्ट और 15% पेनल्टी की डिमांड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक एक करके मैं बहुत ही ब्रीफ में इस इशू को कवर करने की और अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा। मैं जानता हूं कि ये वीडियो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स देखेंगे इंक्लूडिंग डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, एंड मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस व्यू को भी थोड़ा सा कंसीडर करें। पहला, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मेरे सप्लायर ने मुझे गुड्स सप्लाई किए हों, सर्विसेज सप्लाई की हों
1 साल 1.5 साल तक उसको बिजनेस में लगा हो कि वो बिजनेस नहीं कर पाएगा, या उसको लॉसेस हो गए हो, या बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन ही हैज क्लोज डाउन हिज बिजनेस, तो इससे ये कहीं भी इंटरप्रेट नहीं हो सकता कि उसने आपको सप्लाई नहीं किया या इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके लिए एलिजिबल नहीं थी। जो मैंने एग्जांपल लिया जहां पे वो सरेंडर कर चुका है अपने रजिस्ट्रेशन को, तो सरेंडर के बाद भी फाइनल रिटर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। विद इन अ टाइम फ्रेम द फाइनल रिटर्न इज सपोज टू बी फाइल्ड। अगर वो नहीं फाइल हुआ तो डिपार्टमेंट की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डिपार्टमेंट कैनॉट मेक अ पर्सन हु इज अवेलेबल रिस्पॉन्सिबल, कि मैं अगर रेसिपिएंट हूं और मैं अगर बड़ा बिजनेस करता हूं, व्यापार करता हूं और मैं पकड़ा गया, तो सारी रिकवरी मेरे से ही कर दी जाए और मेरे सप्लायर को छोड़ दिया जाए। दिस शुड नॉट बी द ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट इज कि सप्लायर को पहले देखा जाएगा। अगर सप्लायर एब्सकॉन्डिंग है एंड देयर आर सिचुएशंस एंड द कंडीशंस और एविडेंसेस जो ये बोले कि आप और सप्लायर का कन्वेंस था, मिले हुए थे आप लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलके कोई फ्रॉड करने की कोशिश की है, तभी आप मेरे पास आ सकते हैं या मेरे रिवर्सल के ऊपर नोटिस इशू कर सकते हैं मेरे रिवर्सल के लिए। अदरवाइज दिस वाज नेवर द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर। मैं पुराने लॉ में नहीं जा रहा हूं जहां पे वैट में क्या हुआ। रिसेंटली भी अभी एक जजमेंट आया जहां पे ऐसा बोला गया कि अगर पेमेंट सप्लायर नहीं करता तो रिसिपिएंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता। आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल दोस थिंग्स। यस, स्लोली एंड स्टेडली आई विल सर्टेनली रिकॉर्ड दोज वीडियोस आल्सो जहां पे मैं उन केसेस को भी डिस्कस करूंगा। लेकिन यहां केवल एक ही डिस्कशन है कि ऐसा सिचुएशन, ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि मेरे सप्लायर ने माल सप्लाई किया हो और बाद में उसने बिजनेस बंद कर दिया हो। 2 साल 3 साल के बाद अगर आप मेरे पास आएंगे और बोलेंगे कि मिस्टर एक्स ने आपको जो माल सप्लाई किया था वो अभी अपनी जगह पे नहीं है, आई कैनॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। दैट इज मियरली अ सिंपल सबमिशन अनलेस यू प्रूव कि मेरा और मिस्टर एक्स के साथ में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन था जिसके ऊपर डाउट किया जा सकता है और डाउट होने के कुछ रीजंस टू बिलीव हैं। अदरवाइज आप मियरली आपने 500 लोगों को एक साथ नोटिस भेज दिए DRC 01A के मिस्टर एक्स नहीं था और मिस्टर एक्स ने जिस जिस को सप्लाई किया है वो सारे ही गलत थे। मेरे हिसाब से वो गलत एक्शन है। सेकेंडली फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट के पास या मेरे पास एज अ टैक्स पेयर ऐसा कोई मैकेनिज्म ही अवेलेबल नहीं है कि मैं ये आइडेंटिफाई कर सकूं कि इनवॉइस नंबर 10 का पेमेंट मेरे सप्लायर ने किया है या नहीं किया। सो ऑन व्हाट बेसिस दे आर सेइंग दैट योर सप्लायर हैज नॉट मेड द पेमेंट ऑफ द इनवॉइस ऑन विच यू आर टेकिंग द क्रेडिट? देयर इज नो मैकेनिज्म एज ऑन डेट। और जब तक वो मैकेनिज्म को आप इंप्लीमेंट नहीं करते, बुक्स से बाहर निकाल के उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करते, as per me, you are not having or you are not in a position to allege the recipient that the supplier has not made the payment of tax because you do not have any invoice matching as on date. आप एक तरफ GSTR 2A पे रिलाई करते हो और मुझे बोलते हो कि आपको रिफंड नहीं मिलेगा अगर 2A में नहीं दिखता, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी अगर 2A पे नहीं दिखता। दूसरी तरफ अगर मेरे सप्लायर का इनवॉइस 2A में दिख रहा है लेकिन मेरा सप्लायर उस जगह पे नहीं है, तो आप ये बोलते हो कि आपके सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया, ही इज एब्सकॉन्डिंग। दोनों जगह तो आप कैसे सही हो सकते हो? अगर 2A पे आप रिलाई करते हो, यू विल हैव टू रिलाई इट कंप्लीटली। इफ सम इनवॉइस इज बीइंग शोन इन 2A, इट मींस आई एम एलिजिबल फॉर क्रेडिट। नाउ यू कैनॉट से दैट योर सप्लायर हैज नॉट पेड। यू गो एंड इन्वेस्टिगेट इट। देयर मे बी, आई एम नॉट डिनाइंग, देयर मे बी सर्टेन केसेस वेयर इन इंटेंशनली ऐसा किया गया होगा। 2A में दिख रहा होगा लेकिन उसने टैक्स नहीं भरा होगा या वॉट एवर टू डिफ्रॉड द रेवेन्यू, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं है। एंड हर टैक्स पेयर को आप एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। यू कैनॉट पुट एवरी टैक्स पेयर एट द सेम प्लेटफॉर्म एंड मेक हिम अ फ्रॉडस्टर। ही इज नॉट अ फ्रॉडस्टर। ऑल द रिसिपिएंट्स आर नॉट द फ्रॉडस्टर। देयर आर फ्यू, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। सो दूसरा पॉइंट कि आपके पास मैकेनिज्म नहीं है तो आप कैसे मिला रहे हो कि आपके सप्लायर ने आपके इनवॉइस का पेमेंट नहीं किया? इट इज बैड इन लॉ एज पर मी। तीसरा, DRC 01A में वो लोग 24% इंटरेस्ट लेवी कर रहे हैं।
आई डू हैव अ वेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ. मुझे जीएसटी का बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ. इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं होगा, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत मैंने लॉ पढ़ा, उस लॉ में मुझे कहीं भी रिवर्सल ऑफ क्रेडिट पे 24% का इंटरेस्ट रेट नहीं मिला है फ्रेंड्स. इनफैक्ट मेरा तो ऐसा व्यू है कि सेक्शन 50 को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सेक्शन 50 में दो ही सिचुएशन में इंटरेस्ट आप लगा सकते हो. पहला लेट पेमेंट पे, डिले पेमेंट्स, और दूसरा मिसमैच पे. रिवर्सल ऑफ क्रेडिट पे तो मेरे हिसाब से इंटरेस्ट ही नहीं है. और अगर इंटरेस्ट 24% है तो 24% इज इन केस ऑफ मिसमैच, जो सेक्शन आज की डेट में इंप्लीमेंटेड ही नहीं है. आपकी मैचिंग ऑफ इनवॉइसेस अभी है ही नहीं, तो आप 50 सबसेक्शन 3 का, आई थिंक 50 सबसेक्शन 3 में वो इंटरेस्ट आप लेते हो, वो ले ही नहीं सकते हो 24%. मैक्सिमम रेट 18% अगर 50 सबसेक्शन 1 में रिवर्सल ऑफ आईटीसी कवर्ड है तो. मेरे हिसाब से वो कवर्ड नहीं है. बट स्टिल if I say that there is a loss to revenue and interest is compensatory, then maximum interest rate can be 18%. It cannot be 24% as per the law and the notification. That is my view. And last but not the least, DRC 01A में आप 15% levy करते हो penalty. Now, I being a genuine person who has really purchased certain goods, my supplier is a defaulter, or he may not be a defaulter, but you are proving him to be a defaulter or saying he is a defaulter, but I have recorded everything in my books. Unless you prove that there was a suppression at my end, there was a misrepresentation at my end, you cannot levy penalty under subsection 5 to section 74. I may fall into section 73 also, because genuinely अगर मैंने सब कुछ दिखाया है, जस्ट बिकॉज कि मेरे सप्लायर को आप नहीं ढूंढ पा रहे हो या वो सरेंडर करके जा चुका है, आप ये मुझे एलेज नहीं कर सकते कि आपने सप्रेस किया है, या आपने फ्रॉड किया है, या आपने मिसरिप्रेजेंटेशन किया है. ऑल दी थ्री विल नॉट एट ऑल बी एप्लीकेबल टू मी, एंड देयरफॉर 15% ऑफ द पेनल्टी विच इज बीइंग लेविड मैंडेटरीली इज बैड इन लॉ. और अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड्स, इससे क्या हो रहा है, इससे लिटिगेशंस बढ़ रहे हैं. यू आर इशूइंग DRC 1 ऑल्सो, सेम DRC 1 आप इशू कर रहे हैं जो 1A आपने इशू किया है. आप कुछ भी कंसीडर नहीं करते जो आपके टैक्स पेयर ने आपको बताया है. DRC 1 को एज इट इज कंफर्म किया जाता है, एंड देयर आफ्टर द एंटायर प्रोसेस ऑफ लिटिगेशन गोज ऑन. अपीलेट लेवल, सेकेंड अपीलेट लेवल, थर्ड अपीलेट लेवल. I don't think, friends, that is the right way of doing it, because unnecessary litigation also should be avoided. Yes, litigations are bound to happen where there is an interpretation problem, there is subjectivity, there can be n number of reasons जिसकी वजह से litigation हो, but this cannot be a reason wherein you yourself had not done your homework. You are not sure कि जिस व्यक्ति ने सरेंडर कर दिया तो आपने उसका फाइनल रिटर्न के लिए प्रेस क्यों नहीं किया, आप 2 साल के बाद क्यों जागे. So there are n number of things which I think the department also should take care of, and the taxpayer also should take care of. And this was an issue which I wanted to cover. मैं conclude करूंगा. मैं इतना ही कहूंगा कि किसी व्यक्ति ने अपना नंबर सरेंडर कर दिया या कोई सप्लायर अपनी जगह पे अभी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिफॉल्टर है या फ्रॉड है. इसका मतलब ये नहीं कि उसके सारे रेसिपिएंट उसके साथ मिले हुए हैं और वो भी फ्रॉड हैं. इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये पावर दे दी गई है कि आप उससे आईटीसी रिवर्सल कराएंगे, 24% का इंटरेस्ट लेंगे और 15% पेनल्टी लेंगे. आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेट जब तक नहीं करते और जब तक आप ये प्रूव नहीं करते कि ये दोनों व्यक्ति मिले हुए थे और इन्होंने मिल के डिफ्रॉड करने की कोशिश की है रेवेन्यू को, तब तक मेरे हिसाब से ये सभी DRC 01A और DRC 1 जो इशू किए जा रहे हैं, इट इज मियर हैरेसमेंट टू द टैक्स पेयर. बिकॉज आउट ऑफ 100 I believe there are 95% of the taxpayers who are genuine. 5% can be fraudsters. अगर आपने इंडिया में केसेस भी निकाले हैं तो अगर 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ रजिस्ट्रेशन हैं जीएसटी में, तो हार्डली 1 लाख केसेस हुए होंगे जहां पे फ्रॉडस्टर्स हैं, जहां पे फ्रॉड हुआ होगा. So see the percentage. So that also needs to be considered. It's my humble request so as to reduce the litigation, so as to reduce the harassment of the taxpayers. Once again, I am thankful to all of you. I hope
माई व्यू बींग अ हार्श व्यू ऑल्सो, मैं हमेशा ओपनली और ब्लंटली बोलने की कोशिश करता हूँ जो मेरे व्यूज हैं वो। तो मैं मानता हूँ कि मैंने अपनी व्यूज़ को बहुत क्लियरली एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, एंड आई थिंक दिस वीडियो will be useful to all of you. Once again, I am thankful to each one of you for the patience hearing and keeping me motivated for coming out with the recent issues and sharing my views onto it. If anybody wants to to contact me, he can mail me on my email ID, or he can give me a call. I'll be certainly happy to share my views and try to resolve their issues. Once again, thank you very much. Thank you.